NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला NDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र सर्वोपरि। आज एक बार फिर वही संकल्प हमें आपके सामने लेकर आया है। हम खबरों के माध्यम से अपने राष्ट्र को सर्वोपरि रखने का जज्बा पैदा करते हैं, समाज को खबरों से खबरदार करते हैं, राष्ट्र धर्म की भावना को धूमिल करने वाले जिहादी और गजवाए हिंद जैसी ताकतों के तमाम मंसूबों को निस्तनाबूद करते हैं। तो आइए राष्ट्रहित की भावना को जन जन तक पहुंचाते हैं और शुरू करते हैं राष्ट्र सर्वोपरि। जिनकी सोच ही जिहादी है, जो दिन रात समाज में जहर फैलाने का काम करते हैं, जिनके लिए मजार अतिक्रमण और जिहाद का कदम होता, वो राष्ट्र के बारे में नहीं सोच सकते। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मजार के बहाने जिहादी सोच का मकबरा बनाया जा रहा था। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो मजार है, लेकिन ये मजार कहां है ये हम आपको बता रहे हैं। हिंडन पुल, जिससे आप और हम सभी गुजरते हैं, लेकिन हमारी नजरें नहीं जाती। कई बार हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमारी नजरअंदाजी का जो फायदा है वैसे चंद जिहादी उठाते हैं, जिनके दिलो दिमाग में बस देश को खंडित करने का मंसूबा होता है। सवाल तो पुलिस प्रशासन पर है। पुल के नीचे हम क्यों कहें, यह प्रशासन के नाक के नीचे ही तो बनाया जा रहा था और प्रशासन को भनक नहीं लगी। हरे कलर की चादर, 10 से 12 अगरबत्तियां और इन्हें जलाकर धर्म की जो कट्टरता है उसकी एक और नींव यह बना दी गई। लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्यों पड़ेगा? जिनकी जमीन है वो जाने, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे राष्ट्र की जमीन है, हमारे भारत की जमीन है, और अगर हमारे भारत की जमीन पर अगर जिहाद और अतिक्रमण की एक भी ईंट लगती है, लगाई जाती है, तो फिर यह नाकामी हम सबकी है। उन सबकी है जो भारत माता की जय तो कहते हैं, लेकिन भारत के सीने पर जिहादी ईंटों को उखाड़ फेंकने की ताकत नहीं रखते। लेकिन अब विरोध की आवाज लगाई जा रही है, क्योंकि राष्ट्र से सर्वोपरि कुछ नहीं होता। देखिए रिपोर्ट। देश की राजधानी से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर गाजियाबाद में जिहादी मानसिकता ने विस्तारवाद की नींव डाली तो हंगामा मच गया। ये गाजियाबाद में हिंडन नदी पर बना वो पुल है जिसके ऊपर से रोजाना लाखों वाहन गुजरते हैं, लेकिन इस पुल और गाजियाबाद प्रशासन की नाक के नीचे जिहाद की नर्सरी पनप रही थी। नीचे जो है ये मज़ार जो है वो बना दी जाती है। जो यहाँ पे मज़ार के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ये काफ़ी पुराना जो है अंग्रेज़ों के समय का है। हालांकि जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं और रक्षक दल की बात करें, उनका ये कहना है कि 5 साल पहले जो है इस पुल का निर्माण हुआ। यानी एक तरफ देखिए नदी है, नदी आपको नजर आ रही होगी, हिंडन नदी जा रही है, छठ घाट है, और ठीक उसी के बीच देखिए यहाँ पे छठ घाट में लोगों की आस्था जुड़ी रहती है। भारी संख्या में जो छठ व्रतियाँ हैं वो भी यहाँ पूजा करने पहुँचती है। लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरह से मज़ार का जो निर्माण है वो हो जाता है, और इसी को लेकर के तमाम सवाल जो है पुलिस प्रशासन पर भी खड़े जो हैं वो हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता कर रहे हैं। हिंदू संगठनों का दावा है कि सरकारी जमीन पर पुल के नीचे करीब 5 साल पहले ये मजार बनाई गई थी। मजार के अंदर अवैध गतिविधियां होती हैं। प्रशासन से कई बार शिकायत के बावजूद अवैध मजार पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। 5 साल पहले पुल का निर्माण हुआ है। आप कागजों उठा के देखिए, ये 5 साल पहले इस पुल का निर्माण हुआ है, तो ये काफी पुरानी कैसे हो जाएगी? जी। तो अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग ये है योगी आदित्यनाथ जी से, महापौर गाजियाबाद जी से, कि ये ऐसी नहीं, ये नहीं, और भी ऐसी मजारें मैं 1 किलोमीटर के दायरे में 5-7 मजार दिखा दूं जो कि अवैध बनी हुई है। इनको तोड़ने का काम करें, नहीं तो हिंदू रक्षा दल तोड़ेगा। पूरे विवाद की शुरुआत हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता द्वारा बनाए गए वीडियो से हुई। प्रिंस ठाकुर नाम के युवक ने अवैध बाजार का वीडियो बनाकर गंभीर आरोप लगाए थे। ये ऐसे बना रखा, यहीं फिर
बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है, यहीं से आतंकवादी शुरू होता है साला। हिंदू रक्षा दल का आरोप है कि गाजियाबाद में मजार जिहाद के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में ठूंसा जा रहा है, लेकिन सरकारी जमीनों पर पनप रहे जिहाद के अड्डों पर पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता। पुल के नीचे जिस तरीके से अवैध मजार बना रखी थी और वहां बहन बेटियों को बहला फुसला करके जादू टोना टोटका करने का काम ये कटमुल्ला कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए अगर कार्यकर्ता हमारे कदम उठाते हैं, आगे बढ़ते हैं और नगर निगम को जागरूक करने का कार्य करते हैं, तो पुलिस प्रशासन इन्हीं पर मुकदमा कायम कर जेल भेजना ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मजार को लेकर गाजियाबाद में विवाद कोई पहली बार नहीं हुआ। कुछ महीने पहले जिले के बिहारी नगर इलाके में सड़क के पास बनी मजार को हिंदू युवकों ने खुद ही तोड़ा था। मजार का मलबा भी लोग उठाकर ले गए। पिछले साल गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल ने भी अवैध मजार के खिलाफ खुद ही मोर्चा खोल दिया था। बावजूद इसके हिंडल पुल के नीचे जिहादी मानसिकता ने हरी चादर का कारोबार जोड़ लिया। नहीं आप देखो, नहीं ये तेरे घर वालों की है, किसकी है ये? आप ये मैंने तुझे पहले हटाया था, सब सामान हटा दिया पुलिस। ये देखो मैंने कोई आदमी नहीं कुछ नहीं, तू क्यों बैठा है यहाँ पे? सब होता है हटवाना, यहाँ गेट का ताला लगवाओ, चारों तरफ से बंद कराओ। सवाल यह है, क्या गाजियाबाद में सोची समझी साजिश के तहत मजार जिहाद किया जा रहा है? अगर ये सच है तो फिर प्रशासन मजार जिहाद की जड़ों को खोदता क्यों नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक और शब्द आया, मजार जिहाद, और इस खबर के बाद प्रशासन की आंखें खुल गई, खुलनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ जानकर आंखें मूंदना राष्ट्र के लिए ठीक नहीं होता। चलिए अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। माफिया मुख्तार अंसारी, जो कभी अपने कारनामों से समाज में दहशत फैलाता था, आज उसके परिवार में क्या हो रहा है? आज उसके परिवार में गृह युद्ध चल रहा है। राजनीतिक फायदे की खातिर सब कुछ जो गलत तरीके से अर्जित किया गया, बनाया गया, कमाया गया, अब खत्म हो रहा है। मुख्तार के भतीजे ने अपने ही भाई के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला खड़ा कर दिया है, और मामला चुनावी हो या फिर कुछ और, मुख्तार के किले में घमासान छुड़ा है। गद्दी और अपने वर्चस्व की खातिर सब कुछ अब दांव पर है। एक रिपोर्ट आपको दिखाएं। सबको अच्छे से पता है कि वहां कितना क्या क्या हो रहा है। 20 करोड़ निधि आ चुकी है। यूपी की बांदा जेल में मार्च 2024 में मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी। अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए, लेकिन अंसारी परिवार में दो फाड़ हो गई। आप लोग कह रहे हैं कि घर का कुछ लोग, मेरे भाई हमको कहे कि भैया निजी मामला है। निजी भैया घर का घर में सुलझाया जाता है, पर जो क्षेत्र का मामला है वो क्षेत्र में सुलझाया जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्तार अंसारी के भतीजे सलमान अंसारी ने परिवार के खिलाफ ही बगावत का बिगुल फूंक दिया। सलमान अंसारी ने अपने सगे भाई सुहैब उर्फ मन्नू अंसारी पर भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर आरोप लगाए। सबको अच्छे से पता है कि वहां कितना क्या क्या हो रहा है। 20 करोड़ निधि आ चुकी है। 20 करोड़ निधि आ चुकी है। 20 करोड़ की निधि का कार्य क्षेत्र की जनता से पूछ लिया जाए, क्या क्या हाहाकार मचा हुआ है। वहां पे अगर कोई भी गलत करेगा तो उसका आवाज उठाना, अगर आप बहादुर हैं, आप बहादुर खानदान से हैं, बहादुर लोगों का खून है, तो आप आवाज उठाएंगे। दरअसल गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से सलमान अंसारी के छोटे भाई सुहैब उर्फ मन्नू अंसारी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। सलमान अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी के भाई सिबकतुल्लाह अंसारी के बड़े बेटे हैं। सलमान अंसारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अपलोड कर मोहम्मदाबाद विधानसभा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। 4 साल में शर्मिंदा होकर अपनी विधानसभा में नहीं आ पाया, क्योंकि कहीं भी जाऊंगा तो लोग सवाल करेंगे कि का बेटा वोट मांग के गए थे और तुम इस स्थिति में हम लोग को छोड़ के चले गए, तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं। मुख्तार अंसारी के भतीजे सलमान अंसारी का आरोप है उनके समर्थकों को बेइज्जत किया जाता है। विधानसभा क्षेत्र के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। इस चीज का मैं पूरी तरह से विरोध करता था। पहले खुल के नहीं करता था, अब पानी गुजर चुका है जहां से गुजरना चाहिए था, अब मैं खुल के करता हूं और करता रहूंगा।
मोहम्मदाबाद सीट अंसारी परिवार का गढ़ मानी जाती है। 2007 से 2017 तक सलमान अंसारी के पिता सिबिगतुल्लाह अंसारी मोहम्मदाबाद सीट से विधायक रहे हैं। मोहम्मदाबाद सीट जिस गाजीपुर जिले का हिस्सा है, वहां से वर्तमान में सांसद अफजल अंसारी हैं। बहुत महीनों अपना गुजारा हूँ, सालों गुजारा हूँ उस विधानसभा में। लोगों की जो कहा जाए, लोग मुझ पे भरोसा करके वोट दिए हैं, तो भाई वो मुझसे पूछते हैं कि क्या चल रहा है, तो मैं किसका कैसे मोबाइल पे जवाब दूंगा। सवाल यह है कि चुनाव से साल भर पहले सलमान अंसारी को मोहम्मदाबाद सीट पर भ्रष्टाचार क्यों दिखने लगा? क्या मोहम्मदाबाद सीट को लेकर सलमान अंसारी की महत्वाकांक्षाएं जाग गई हैं? इसलिए उन्होंने अपने सगे भाई को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये राजनीति है और पूर्व जन्म की कमाई भी, जो एक साथ दिखाई देती है और पूरी दुनिया को दिखाई ये साफ तौर पर दे रहा है कि मुख्तार अंसारी के घर में क्या चल रहा है। आज की तीसरी बड़ी खबर रफ्तार और रफ्तार के आगोश में आकर दम तोड़ने वाले साहिल से कहीं ज्यादा उस प्रशासनिक प्रभाव से जुड़ी है जिसके नियम, कायदे, कानून कागजों पर लिखे हैं। साहिल की मां सवाल पूछ रही है उस सिस्टम से कि मेरे बेटे को क्यों मारा। सवाल तो पुलिस की उस थ्योरी पर भी है कि कैसे नाबालिग को बालिग दिखाया गया। क्या रसूख भारी था या पैसों की गठरी वाला वजन? क्यों और कहां से यह कहानी बनाई गई? पुलिस का ऐसे मामलों में पेश होता रवैया अब सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। बता रहा है कि जिसके पास नहीं है पैसा, उसका जग में जीना कैसा। देखिए रिपोर्ट। प्यारा बच्चा, इंसाफ के लिए रोती बिलखती इस महिला की तस्वीर को देख लीजिए। प्यारा बच्चा। इनका नाम है ईना माकन, जो अपने बेटे के वियोग में बिलख रही हैं। इनके बेटे साहिल की गलती सिर्फ इतनी थी, वो अपने बाइक से एक रईसजादे की कार के सामने आ गए और इसके बाद क्या? स्कॉर्पियो सवार रईसजादे ने इनके बेटे को रौंद दिया। स्कॉर्पियो सवार रईसजादा यहीं नहीं रुका, उसने आगे भी कई गाड़ियों को टक्कर मारी। घटना दिल्ली के द्वारका इलाके की है, जहां एक रईसजादे ने रील बनाने के चक्कर में बाइक सवार साहिल की जान ले ली। हैरानी की बात यह है कि घटना के वक्त उसकी बहन भी कार में बैठी थी, लेकिन उसने भी उसे कार तेज चलाने से नहीं रोका। स्टेशन में ऑल्टरनेट नंबर पे आपका नंबर था, तो मुझे कॉल आई 1:19 में। फिर मैं भागी हुई यहाँ से गाड़ी लेके। फिर वहां जाकर अपने बच्चे को देख, मेरा बच्चा रोड पे गंदे तरीके से पड़ा था, बहुत गंदे तरीके से पड़ा था मेरा बच्चा। उसके बाद वहां से उसको मेरे चिल्लाने के बाद इंदिरा गांधी में ले गए। उसको ले जाने से पहले उसका पैकेट में मुंह बंद कर दिया था। दिल्ली के द्वारका इलाके में सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त इन वाहनों की तस्वीर देखिए। इन वाहनों को देखकर आप हादसे की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। स्कॉर्पियो एक मजबूत कार मानी जाती है, बावजूद इसके इस कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। साहिल की बाइक के तो परखच्चे उड़ गए। इस हादसे की शिकार एक और कार की तस्वीर देखिए। वो गाड़ी, सबसे पहले वो बाइक देखिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये साहिल की बाइक और इस बाइक की हालत को संतोष दिखाइए। पिछला हिस्सा पूरी तरह से अलग हो चुका है, पिछला टायर पूरी तरह से अलग हो चुका है। जो पार्ट्स हैं वो, ये चेन है, बाइक की चेन, ये पूरी तरह से अलग हो चुका है। अगला हिस्सा भी, अगले हिस्से के भी कई पार्ट्स और हैंडल, बाइक का हैंडल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। जो पेट्रोल टैंक है वो पूरी तरह से धंस चुका है। अब आपको दिल्ली के द्वारका में हुए सड़क हादसे की दो तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें जितनी भयावह हैं, उससे ज्यादा हैरान करने वाली दिल्ली पुलिस का एक्शन है। इस दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, एक परिवार का चिराग बुझ गया, एक मां की कोख उजड़ गई, लेकिन पुलिस इन्हें इंसाफ दिलाने के बजाय आरोपी रईसजादे के बचाव की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर दी।
स्कॉर्पियो चला रहे आरोपी रईसजादे को पुलिस ने अपनी एफआईआर में बालिग दिखाया है, जबकि बर्थ सर्टिफिकेट में उसकी उम्र 17 साल लिखी है। अब सोचिए, पुलिस ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या पुलिस ने रिश्वत खाई है? क्या पुलिस इस केस को कमजोर करना चाहती थी? क्या पुलिस आरोपी के परिवार को बचाना चाहती थी? क्योंकि अगर पुलिस एफआईआर में आरोपी को नाबालिग लिखती तो उन्हें आरोपी के पिता के खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ता। वो गाड़ी आ रही थी, ओवर स्पीड से आ रही थी। ये तस्वीर गवाह दे रही है, ये तस्वीरें गवाह दे रही है कि साहब आप किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और 19 साल का लड़का 17 साल का कैसे हो जाता है? एफआईआर में 19 साल का होता है। वो स्पीड से गाड़ी दौड़ाता है क्योंकि उसके बाप के पास पैसा है, उसके बाप के पास पावर है, उसके बाप के पास रसूख है, तो वो कुछ भी कर लेगा। उसके बेटे को ये लगता था, इसलिए वो ब्रेक मारने के बजाय, एक टक्कर होती है अगर साहिल के साथ, उसके बाद ब्रेक मारना चाहिए था। ब्रेक मारने के बजाय और एक्सीलरेट करता है, गाड़ी को और स्पीड बढ़ाता है, जिसके बाद अगली टक्कर एक टैक्सी से होती। देश के साथ दुनिया भर में सड़क हादसों के आंकड़े हैरान करने वाले हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन हादसों को रोकने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है वो क्या कर रहे हैं? सवाल यह भी कि दिल्ली के द्वारका सड़क हादसे के आरोपी को पुलिस ने बालिग क्यों दिखाया? क्या पुलिस की लापरवाही की वजह से आरोपी को जमानत मिली? आखिर नाबालिग ड्राइवर के पेरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब अब पूरा देश जानना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल तो ध्वस्त हो चुके प्रशासन को देना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे भारत की डेमोग्राफी बदलने का षड्यंत्र रचने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। घुसपैठिए छिप कर बैठे, और ये कोई 1, 2, 5 साल से नहीं बल्कि 30 सालों से भारतीयों का हक मार रहे हैं। एक पाकिस्तानी महिला पिछले 30 साल से छुपकर बैठी थी, पकड़ी गई, लेकिन जो उसके पास से पहचान पत्र बरामद हुए, उसने सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी। रिपोर्ट देखिए। क्या आप यकीन करेंगे कि 30 साल से एक पाकिस्तानी महिला अपनी बेटी के साथ यूपी के मेरठ में रह रही थी और पुलिस प्रशासन को भनक तक नहीं लगी? उनके फादर भी ISI में थे, पाकिस्तानी। हैरान करने वाली बात है कि पाकिस्तानी महिला ने मेरठ में फर्जी वोटर कार्ड और पासपोर्ट तक बनवा लिया। ये सबा नाजी पाकिस्तान की हैं और इनकी शादी भी पाकिस्तान में हुई थी। मेरठ के बैंड कारोबारी फरहत मसूद ने पाकिस्तानी महिला सबा उर्फ नाजिया से पाकिस्तान जाकर साल 1988 में निकाह किया था। निकाह के बाद 2 बच्चे हुए, जिसमें से बेटी का जन्म पाकिस्तान में तो बेटे का जन्म हिंदुस्तान में हुआ। निकाह के बाद बिना भारतीय नागरिकता ही सबा उर्फ नाजिया मेरठ में रहने लगी। पाकिस्तान में जन्मी बेटी को भी सबा ने बिना भारतीय नागरिकता मेरठ में अपने साथ रख लिया। दोनों ने जालसाजी कर मेरठ में ही फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए। मैं तो एक समाज सेविका होने के नाते ये एप्लीकेशन दी है, ताकि अब आप लोग, सरकार अपने आप को देंगे, कल को कुछ और बात हो जाए। पाकिस्तानियों का हमारे साथ वैसे भी वो है। तो यहाँ कौन कौन रहता है उनके साथ? उनके हस्बैंड कहाँ के हैं? उनके हस्बैंड मेरठ के ही हैं। एक शादी पाकिस्तान में की, एक मेरठ में? नहीं, ये पाकिस्तान में इनकी शादी हुई थी। पाकिस्तान से शादी होकर ये इंडिया आई थी। आने के बाद फिर इनके बेटा हुआ फरहास, और उसके बाद जब इनकी बेटी हुई ये पाकिस्तान चली गई थी। ये जाती आती रहती हैं बराबर पाकिस्तान। अब ये हालात जो वैसे हुए हैं तो ये नहीं जा पाई पाकिस्तान। बिना नागरिकता सबा उर्फ नाजिया के मेरठ में रहने का खुलासा मेरठ के ही रुखसाना ने किया। रुखसाना का आरोप है कि सबा उर्फ नाजिया शादी के बाद पाकिस्तान आती जाती रही है। रुखसाना की शिकायत के बाद पुलिस ने सबा उर्फ नाजिया को गिरफ्तार कर लिया। जब वो यहाँ आए तो उनकी कुछ संतानें पैदा हुई। जब ये सबा पाकिस्तान गई तो इनसे एक बच्ची और पैदा हुई वहाँ पाकिस्तान में। मूलतः अभी जो सबा और उनकी बच्ची है वो पाकिस्तानी नागरिक ही हैं, लेकिन उनके द्वारा भारतीय पासपोर्ट भी बनवाया गया है तथा भारतीय वोटर लिस्ट में अपना वोटर कार्ड भी सबा उर्फ नाजी का बनवाया गया है। और यह भी पता चला है कि 2 वोटर कार्ड इनके द्वारा बनाए गए हैं, सबा के नाम से और नाजिया के नाम से। पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा इस मामले में पूर्व में जांच की गई थी। जांच में आरोपों में सत्यता पाए जाने पर यह मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
जांच की गई तो सवा के पास से फर्जी वोटर आई कार्ड और पासपोर्ट मिला है। पाकिस्तानी महिला ने सबा मसूद और नाजिया मसूद के नाम से 2 अलग अलग वोटर कार्ड बनवाए थे। तो राष्ट्र सर्वोपरि में आज के लिए बस इतना ही। जहां रहें मस्त रहें, अपनों के साथ रहें और राष्ट्र की भावना को सर्वोपरि रखें। जय हिंद। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH